नमस्कार, NIOS स्टूडियो में मैं डॉक्टर हितेश शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हमारे पास विषय विशेषज्ञ हैं डॉक्टर गौरव सिंह, शिक्षा विद्यापीठ इग्नू नई दिल्ली से। और आज डॉक्टर गौरव हमें वैयक्तिक अधिगम में कक्षा कक्ष प्रबंधन पर जानकारी देंगे। मैं डॉक्टर गौरव सिंह का स्वागत करता हूं। धन्यवाद हितेश जी। आपसे निवेदन करता हूं कि वैयक्तिक अधिगम में कक्षा कक्ष प्रबंधन पर हमें कुछ बताइए। देखिए, जब हम वैयक्तिक अधिगम हेतु कक्षा कक्ष प्रबंधन की बात करते हैं तो एक चीज़ हमारे अध्यापकों को पहले ही स्पष्ट हो जानी चाहिए कि इसका ये मतलब नहीं है कि हम अध्यापकों से ये कहते हैं कि वो प्रत्येक विद्यार्थी को वैयक्तिक अधिगम या इंडिविजुअल लर्निंग के लिए प्रेरित करें या कक्षा कक्ष में सदैव वैयक्तिक अधिगम का ही प्रयोग करें। लेकिन वैयक्तिक अधिगम एक अधिगम युक्ति के रूप में बहुत प्रभावी ढंग से कक्षा कक्ष में प्रयुक्त हो सकती है उन विद्यार्थियों की मदद के लिए जो विद्यार्थी कई बार कक्षा कक्ष में जो सामान्य अधिगम की गति है उसके साथ अध्ययन नहीं कर पा रहे हैं। यदि आप वैयक्तिक अधिगम के उद्देश्यों को देखें तो हम ये प्रश्न उठाते हैं और हमारे अध्यापक भी कई बार ये प्रश्न उनके मन में भी उठता है कि आखिर वैयक्तिक अधिगम की आवश्यकता क्या है? वाई इंडिविजुअल लर्निंग? इसकी आवश्यकता इसलिए है क्योंकि हमारे जो विद्यार्थी हैं उनकी अधिगम आवश्यकताएं भिन्न भिन्न होती हैं। सभी विद्यार्थियों की अधिगम आवश्यकताएं एक जैसी नहीं होती। सभी विद्यार्थियों की अधिगम शैलियां एक जैसी नहीं होती। प्रत्येक विद्यार्थी की अपनी एक निश्चित अधिगम शैली होती है और एक कक्षा में यदि भिन्न प्रकार के विद्यार्थी हैं तो भिन्न प्रकार की अधिगम शैलियां होती हैं। परंतु कई बार क्या होता है कि कक्षा में जब अध्यापक पढ़ाता है तो वे किसी एक अधिगम शैली के विद्यार्थियों के लिए ज़्यादा लाभप्रद हो जाता है और किसी भिन्न अधिगम शैली रखने वाले विद्यार्थी उसके साथ उतनी तेजी से और उतनी अच्छे ढंग से नहीं पढ़ पाते। अगला कारण ये है कि जो विद्यार्थी हमारी कक्षाओं में आते हैं वे किसी एक परिवेश से नहीं आते, वे विविधतापूर्ण परिवेश से आते हैं। उनके अलग प्रकार के पारिवारिक परिवेश हैं, अलग प्रकार के सामाजिक परिवेश हैं, सांस्कृतिक परिवेश हैं, धार्मिक परिवेश हैं, भाषाई परिवेश हैं। और ऐसे में शिक्षक की भाषा, शिक्षक का आचार विचार कई बार किसी एक समूह को अधिगम में उतनी मदद नहीं कर पाता जितना किसी दूसरे समूह को मदद करता है। तो ऐसे में यदि शिक्षक ऐसे बच्चों की पहचान कर ले जो कक्षा की सामान्य शिक्षण प्रक्रिया का अंग बने होने के बावजूद उतनी अच्छी गति से अधिगम नहीं कर पा रहे हैं तो वह वैयक्तिक अधिगम विधियों का प्रयोग प्रभावी ढंग से कर सकता है अगर उसे इन विधियों की जानकारी है। डॉक्टर गौरव, आपने हमें अच्छे से बताया कि वैयक्तिक अधिगम की आवश्यकता क्या है जी। हमारे दर्शकों को बताइए कि वैयक्तिक अधिगम के क्रियाकलाप कौन कौन से हैं? वैयक्तिक अधिगम के क्रियाकलापों पर चर्चा करने से पहले मैं ये चाहता हूँ कि अध्यापक ये जाने कि उन्हें वैयक्तिक अधिगम के भिन्न क्रियाकलापों को जानना आवश्यक क्यों है। वैयक्तिक अधिगम के जितने भी क्रियाकलाप हैं उन सारे क्रियाकलापों में एक चीज सामान्य है, एक गुण सामान्य है कि प्रत्येक प्रकार के क्रियाकलाप में विद्यार्थी को वैयक्तिक प्रयासों से अधिगम करना पड़ता है, अपने स्वयं के प्रयास करने पड़ते हैं अधिगम के लिए। इस दूसरी बात, जब अध्यापक वैयक्तिक अधिगम के क्रियाकलापों को प्रयोग करना चाहता है तो उसे प्रत्येक बच्चे के लिए उसकी योग्यता, क्षमता, आवश्यकता, अधिगम शैली, भाषा आदि का ध्यान रखते हुए वैयक्तिक क्रियाकलापों का निर्धारण, नियोजन एवं कार्यान्वयन करना पड़ता है। साथ ही उसे अपनी गति से अधिगम करना है विद्यार्थी को। वैयक्तिक अधिगम का लाभ यही है, तो आपको ऐसे क्रियाकलाप नियोजित करने पड़ते हैं जिसमें विद्यार्थी अपनी गति से अधिगम कर सके, अपनी गति से सीख सके। वो धीमी गति से पढ़ना चाहता है, धीमी गति से पढ़े, तेज गति से पढ़ना चाहता है, तेज गति से पढ़े। वो आज थोड़ा पढ़ के कल थोड़ा और पढ़ना चाहता है तो वैसे पढ़े। वो एक साथ पूरी विषय वस्तु एक पाठ की समाप्त करना चाहता है तो वैसे पढ़े। तो उसको अपनी गति निर्धारित करने की स्वतंत्रता होती है। ऐसे में ऐसी अधिगम के लिए क्रियाकलाप उनको नियोजित करने चाहिए जिसमें उनको अपनी गति से अधिगम की स्वतंत्रता हो। साथ ही उन क्रियाकलापों के आकलन के उपकरण और युक्तियां भी भिन्न होती हैं। सभी विद्यार्थियों का आकलन एक ही प्रकार के उपकरण और एक ही प्रकार की आकलन युक्तियों से नहीं किया जा सकता। तो वैयक्तिक अधिगम के क्रियाकलापों का आकलन भी विविधतापूर्ण उपकरणों और युक्तियों के माध्यम से होता है। इसीलिए जब हम वैयक्तिक अधिगम के क्रियाकलाप देखते हैं और यदि हम उनके उदाहरण देखें
तो हम बहुत प्रकार के क्रियाकलाप देखते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर 3-4 जो महत्वपूर्ण है उनकी चर्चा करूंगा। पहला क्रियाकलाप जिसका अध्यापक बहुतायत से प्रयोग करते हैं, अधिकांशतः प्रयोग करते हैं, उसको हम दत्त कार्य असाइनमेंट बोलते हैं। दूसरा व्यक्तिक कार्य पुस्तिका, इंडिविजुअल वर्कबुक, इसका भी काफी प्रयोग किया जाता है। तीसरा क्रियाकलाप है स्व अनुदेशन सामग्री, सेल्फ इंस्ट्रक्शनल मटेरियल। और चौथा क्रियाकलाप है कंप्यूटर सहायतित अधिगम, कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग। हम एक एक पर थोड़ा विस्तार से चर्चा करते हैं। जब हम बात करते हैं दत्त कार्यों की, असाइनमेंट्स की, असाइनमेंट क्या होते हैं? असाइनमेंट या दत्त कार्य एक ऐसा गृह कार्य जैसा या एक ऐसा कार्य होता है जो अध्यापक किसी पाठ को समाप्त करने के बाद उस पाठ के विषय में बच्चों को और अधिक स्पष्ट ज्ञान हो जाए और विस्तृत ज्ञान हो जाए, उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए विद्यार्थियों को देता है कि विद्यार्थियों को दत्त कार्य करने हैं। अब दत्त कार्य 2 प्रकार से दिए जाते हैं। सामान्य कक्षा में एक ही प्रकार का प्रश्न या एक ही प्रकार का दत्त कार्य पूरी कक्षा के लिए दे दिया जाता है और सभी बच्चे उस दत्त कार्य का उत्तर लिख के लाएंगे या उस कार्य को करके आएंगे। वो केवल उत्तर लिखने के स्वरूप में नहीं होता, कई बार किसी प्रोजेक्ट के रूप में भी हो सकता है। उसको करके लाएंगे और सबका मूल्यांकन एक ही उपकरण से हो जाएगा। वो सामूहिक अधिगम में तो संभव है, व्यक्तिगत अधिगम में संभव नहीं है। व्यक्तिगत अधिगम के लिए यदि आप दत्त कार्य निर्माण करने जा रहे हैं तो व्यक्तिगत अधिगम के लिए आपको विभिन्न प्रकार के दत्त कार्यों का स्पष्ट निर्धारण करना होगा, उनको छात्रों तक संप्रेषण करना होगा। प्रत्येक छात्र के लिए अलग प्रकार के दत्त कार्यों का निर्धारण करना होगा, क्योंकि प्रत्येक छात्र की अधिगम आवश्यकताएं भिन्न है, उसकी अधिगम शैलियां भिन्न है। साथ ही प्रत्येक छात्र का आपको पर्यवेक्षण करना होगा, उसकी मॉनिटरिंग आपको इंडिविजुअली करनी पड़ेगी। साथ ही उन छात्रों के दत्त कार्यों का आपको आकलन करके उनको उचित प्रतिपुष्टि प्रदान करनी होगी। जब हम उचित प्रतिपुष्टि प्रदान करने की बात करते हैं तो वहां पर मेरा आशय यह है कि दत्त कार्य का उद्देश्य केवल बच्चों ने कितना सीखा इसका आकलन करना नहीं है। दत्त कार्य एक अधिगम उपकरण भी है और दूरस्थ शिक्षा में तो इसका बहुत प्रभावी उपयोग होता है कि बच्चे जिन दत्त कार्यों को करके देते हैं अध्येता, उन पर उनके अध्यापक कुछ उनको टिप्पणियां देते हैं, उनको लिखते हैं कि उन्होंने कहाँ अच्छा लिखा, कहाँ खराब लिखा, क्या और लिख सकते थे, कहाँ और सुधार की आवश्यकता है। वह प्रतिपुष्टि उनको आगे आने वाले कार्यों में सुधार के लिए प्रेरित करती है। तो दत्त कार्यों का प्रयोग बहुत सावधानी से करना चाहिए, भिन्न प्रकार के दत्त कार्यों का प्रयोग करना चाहिए। प्रत्येक ऐसा छात्र जिस पर आप व्यक्तिगत अधिगम के उपाय अपना रहे हैं उसके लिए अलग प्रकार के दत्त कार्यों का निर्धारण करना चाहिए। इसलिए एक शिक्षक की भूमिका दत्त कार्यों के निर्धारण में बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। दूसरा जो उपकरण है, दूसरा जो क्रियाकलाप है जो अधिक प्रभावी ढंग से प्रयोग किया जाता है व्यक्तिगत अधिगम में, वह है व्यक्तिक कार्य पुस्तिका। ये व्यक्तिक कार्य पुस्तिका क्या होती है? व्यक्तिक कार्य पुस्तिका एक तो सामान्य कार्य पुस्तिका होती है, सामान्य वर्कबुक जो पूरी कक्षा में सभी विद्यार्थियों के पास होती है, लेकिन वो कार्य पुस्तिका फिर सबके लिए समान होती है। लेकिन जब व्यक्तिगत अधिगम होता है तो छात्र की योग्यता और क्षमता के अनुसार कार्य पुस्तिका निर्मित की जाती है। उसमें किन कौशलों का विकास किया जाना है, किन क्षेत्रों में वह बालक पिछड़ रहा है, तो जिन क्षेत्रों में बालक पिछड़ रहा है उन क्षेत्रों से आधारित क्रियाकलापों को कार्यपुस्तिका में स्थान दिया जाता है। तो क्रियाकलापों में भिन्नता होती है। साथ ही व्यक्तिक कार्यपुस्तिका जो होती है उसमें स्व आकलन के अवसर होते हैं, अर्थात बच्चे अपनी प्रगति का आकलन स्वयं कर सकते हैं। वो ये देख सकते हैं कि वो क्या सही कर रहे हैं और कितना गलत कर रहे हैं, कहाँ उनको सुधार की आवश्यकता है। साथ ही क्रियाकलापों में भी एक क्रमिक विकास का अवसर प्रदान किया जाता है। क्रमिक विकास से जहाँ मेरा तात्पर्य है कि पहले उनको आसान क्रियाकलाप दिए जाते हैं, फिर उससे उच्च कौशल के क्रियाकलाप दिए जाते हैं, फिर थोड़े और उच्च कौशल के क्रियाकलाप दिए जाते हैं, जिससे उनकी क्षमताएं और कौशलों का क्रमिक विकास हो सके। व्यक्तिक कार्यपुस्तिका में क्रियाकलापों का निर्धारण भी एक क्रम में किया जाता है। तीसरी जो बहुत प्रभावी स्वाधिगम सामग्री है, खासतौर पर दूरस्थ शिक्षा में तो इसका बहुत प्रयोग होता है। ये व्यक्तिगत अधिगम का एक बड़ा उपकरण है जिसको हम स्वानुदेशन सामग्री या सेल्फ इंस्ट्रक्शनल मटेरियल बोलते हैं। ये स्वानुदेशन सामग्री मुख्यतः स्किनर ने जो क्रिया प्रसूत का सिद्धांत दिया था और जो कार्यक्रमित अनुदेशन के सिद्धांत आए उन सिद्धांतों पर आधारित है। यह स्वानुदेशन सामग्री अपनी गति से अधिगम के अवसर प्रदान करती है, स्व आकलन के अवसर प्रदान करती है। ये तो लगभग सभी जो व्यक्तिगत अधिगम के उपकरण हैं उन सबकी एक सामान्य गुण है। फिर स्वानुदेशन सामग्री की और विशेषताएं क्या हैं? स्वानुदेशन सामग्री के बारे में कहा जाता है कि उसमें टीचर इनबिल्ट होता है, अध्यापक अंतः समाहित होता है।
वह जब बच्चा स्वानुदेशन सामग्री को पढ़ता है तो उसको लगता है कि मेरा अध्यापक मुझसे बात कर रहा है, मेरा अध्यापक मुझसे बात कर रहा है। उसको किसी अध्यापक की आवश्यकता स्वानुदेशन सामग्री की व्याख्या के लिए नहीं पड़ती। इसीलिए स्वानुदेशन सामग्री का लेखन सामान्य पाठ्यपुस्तक की लेखन शैली से बहुत भिन्न होता है, बहुत अलग होता है। एक और इसकी विशेषता होती है कि ये सेल्फ कंटेंट होती है, अपने आप में पूर्ण समावेशी होती है। जो स्वानुदेशन सामग्री होती है उसके बारे में कहा जाता है और यह प्रयास भी किया जाता है कि उसमें बालक को जितनी जानकारी चाहिए, बालक में जो कौशल विकसित किए जाने हैं, उसके लिए जो क्रियाकलाप चाहिए, वो सब उसमें समाहित हों, उसको कहीं और से कुछ और ना ढूंढना पड़े। तो स्वानुदेशन सामग्री सर्वाधिक प्रयोग होने वाला उपकरण है, सर्वाधिक भावी क्रियाकलाप है वैयक्तिक अधिगम के लिए। इसका ही जो एडवांस टेक्नोलॉजिकल रूप है जिसको हम कहते हैं कंप्यूटर सहायतित अधिगम। जब हम कंप्यूटर सहायतित अधिगम की बात करते हैं तो कंप्यूटर सहायतित अधिगम से हमारा तात्पर्य है कंप्यूटर की सहायता से विशेष रूप से तैयार अधिगम सामग्री विद्यार्थियों तक पहुंचाना। यह हितेश जी हम दो रूपों में पहुंचा सकते हैं। एक रूप है इसको ऑफलाइन मोड में पहुंचाना। ऑफलाइन मोड का मतलब कि हम कोई अधिगम सामग्री तैयार करते हैं, वह अधिगम सामग्री एक सीडी रोम में डालकर बच्चों तक पहुंचा देते हैं, अपने शिक्षार्थियों तक पहुंचा देते हैं। उसके लिए उनको इंटरनेट की जरूरत नहीं होती। अर्थात कंप्यूटर पर तो वो अधिगम सामग्री काम करती है, उसकी प्रोग्रामिंग इस तरह से की जाती है कि उनको थोड़ा थोड़ा उसमें आएगा, वो उसको पढ़ेंगे, फिर उस पर अपना पृष्ठपोषण मिलेगा, फिर जब वो ठीक उससे सीख जाएंगे तब अगले चरण पर आएंगे। तो क्रमिक तो उसमें होता है, कार्यक्रमित अनुदेशन के सिद्धांतों पर आधारित होता है, लेकिन वो उसके लिए इंटरनेट की जरूरत नहीं पड़ती। और जहाँ इंटरनेट की व्यवस्था है वहाँ ऑनलाइन कंप्यूटर सहायतित अधिगम प्रदान किया जाता है। नए नए उपकरण उनको ऑनलाइन के माध्यम से नई नई विषय वस्तु प्रतिदिन या प्रति सप्ताह प्रदान की जाती है। तो ये दोनों स्वरूपों में प्रयोग होता है। कंप्यूटर सहायतित अधिगम शैली की एक और अच्छी विशेषता ये, इसमें एक तो प्रतिपुष्टि के पर्याप्त अवसर होते हैं कि उनको जितनी बार चाहिए उतनी बार प्रतिपुष्टि मिल जाती है। साथ ही वो जितनी बार चाहें उतनी बार उसको रिपीट कर सकते हैं, उसको बार बार दोहरा सकते हैं, अपनी गति से अधिगम कर सकते हैं और उसको रखना आसान होता है। लेकिन फिर वही बात है कि कंप्यूटर सहायतित अधिगम जैसे वैयक्तिक अधिगम के उपाय उन विद्यार्थियों के लिए ही प्रयोग किए जा सकते हैं जिन विद्यार्थियों के लिए या तो विद्यालय में या उनके घर पर कंप्यूटर उपलब्ध है। यदि वो कंप्यूटर तक उनकी पहुंच नहीं है तो फिर वो कंप्यूटर का प्रयोग, कंप्यूटर सहायतित अधिगम सामग्री उनके लिए बहुत प्रभावी नहीं है। गौरव जी, आपने हमें क्रियाकलाप जो वैयक्तिक अधिगम के विभिन्न क्रियाकलाप हैं इनके बारे में बहुत विस्तार पूर्वक बताया। लेकिन जैसा आपने बताया कि जो वैयक्तिक अधिगम का हम नियोजन करते हैं, उसका क्रियान्वयन करते हैं, उसका आकलन या मूल्यांकन करते हैं, लेकिन यह एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। हाँ। तो इन चुनौतीपूर्ण कार्यों पर कुछ प्रकाश डालिए और ये बताइए हमारे दर्शकों को कि वैयक्तिक अधिगम का जो प्रबंधन है उसको प्रबंधन में क्या क्या चुनौतियाँ आती हैं। चुनौतियों का यहाँ पर जहाँ तक संदर्भ है वो चुनौतियों का संदर्भ है शिक्षक से कि यदि एक शिक्षक को वैयक्तिक अधिगम शैली अपनानी है, कुछ विद्यार्थियों के लिए वैयक्तिक अधिगम का सहारा लेना है, तो उसका प्रबंधन वो किस प्रकार करे। चुनौतीपूर्ण है ये मैं मानता हूँ, लेकिन असंभव नहीं है। चुनौतीपूर्ण क्यों है? क्योंकि पहली चुनौती है उसके सामने छात्रों की भिन्न रुचियों की जानकारी हासिल करना। प्रत्येक छात्र की अपनी अलग अलग रुचि होती है और उसकी जिस क्षेत्र में रुचि होती है, जिस प्रकार के स्वरूप में रुचि होती है, यदि आप पाठ्यपुस्तकों को भी देखें तो कुछ बच्चों को कोई एक पाठ्यपुस्तक ज़्यादा पसंद आती है, दूसरी पाठ्यपुस्तक पसंद नहीं आती। क्यों? क्योंकि उसमें उसकी भाषा शैली उसको समझ में नहीं आती, उसमें जो उसको विषय वस्तु प्रस्तुत की गई है उसका प्रस्तुतिकरण में उसकी रुचि नहीं होती, जिसमें चित्र ज़्यादा होते हैं कई बार वो पाठ्यपुस्तकें पसंद आती हैं। इसी प्रकार से भिन्न प्रकार के क्रियाकलापों में उनकी रुचियाँ भिन्न भिन्न होती हैं। कुछ सामूहिक क्रियाकलापों में ज़्यादा भाग लेना चाहते हैं, कुछ ऐसे क्रियाकलाप करना चाहते हैं जहां उनको कुछ चैलेंजिंग टास्क दिया जाए, कुछ चुनौतीपूर्ण कार्य दिया जाए, जबकि कुछ ऐसे क्रियाकलापों को पसंद करते हैं जो आसान क्रियाकलाप हो। तो छात्रों की रुचियां विभिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न होती हैं। अध्यापक के सामने चुनौती यह है कि वो कैसे पता लगाए, क्योंकि जब तक उसको छात्रों की रुचियों का पता नहीं होगा वो अच्छी और उचित वैयक्तिक अधिगम क्रियाकलाप का नियोजन नहीं कर सकता। दूसरी चुनौती है अपने छात्रों की अधिगम शैलियों की जानकारी प्राप्त करना कि उनकी अधिगम शैलियां क्या हैं। सबकी अलग अलग अधिगम शैली होती है।
कुछ बच्चे आपने देखा होगा लिखकर पढ़ना ज़्यादा पसंद करते हैं, लिखित यदि उनके सामने विषय वस्तु है तो अच्छा सीख जाते हैं। कुछ जब तक चर्चा परिचर्चा में भाग नहीं लेते तब तक उनको समझ में नहीं आता। कुछ व्यक्तिक चिंतन को अधिक महत्व देते हैं, तो कुछ भ्रमण और जो वास्तविक अनुभव है वो जब तक उनको ना कराए जाएं तब तक वो नहीं सीखते। ऐसे में व्यक्तिक अधिगम के प्रबंधन के सामने चुनौती ये है कि जब आप व्यक्तिक अधिगम के लिए विषय वस्तु का चयन कर रहे हैं तो जब तक आपको विद्यार्थी की अधिगम शैली का पता नहीं है तब तक उसके लिए सही क्रियाकलाप का नियोजन नहीं कर सकते। और तीसरी है उसकी क्षमता। यहां पर अधिगम क्षमता की बात है कि वो कितना पढ़ सकता है। बहुत से बच्चे हो सकता है 4 पंक्ति 6 पंक्ति या 10 पंक्ति की विषय वस्तु सीख सकते हो। कुछ बच्चे हो सकता है कि 20 पंक्ति एक साथ में सीख सकते हो, पढ़ करके उसके आगे उसको ग्रहण कर सकते हो, उसके बारे में चर्चा कर सकते हो, उसके बारे में चिंतन कर सकते हो। उनकी अधिगम क्षमताएं भी भिन्न भिन्न होती हैं। तो व्यक्तिगत अधिगम से जुड़ी पहली चुनौती है अध्यापक के सामने कि वह छात्रों की विभिन्न प्रकार की रुचियों, उसकी विभिन्न प्रकार की अधिगम शैलियों और उसकी अधिगम क्षमताओं का ठीक प्रकार से पता लगाए। यदि वो ऐसा कर पाएगा तो वह एक चरण आगे बढ़ जाएगा। दूसरी चुनौती जो व्यक्तिगत अधिगम के प्रबंधन से जुड़ी है वह है कक्षा में छात्रों की संख्या। यदि कक्षा में कम छात्र संख्या है तो संभव है कि अध्यापक प्रत्येक छात्र के बारे में व्यक्तिगत रूप से विशिष्ट जानकारियां एकत्र कर ले, परंतु भारतीय परिस्थितियों में आज भी कई बार कक्षाओं में छात्रों की संख्या कुछ जगहों पर बहुत ज़्यादा होती है। जी हाँ। ऐसी स्थिति में अध्यापक अधिक संख्या में छात्रों के होने पर उन पर व्यक्तिगत रूप से ध्यान नहीं दे सकता। उनके लिए व्यक्तिगत क्रियाकलापों के लिए मान लीजिए 70 बच्चों, 80 बच्चों या 60 बच्चों या 50 बच्चों की कक्षा है और एक अध्यापक है, वो कितने क्रियाकलाप निर्मित करेगा। तो कक्षा में छात्रों की संख्या भी एक बड़ी चुनौती है। तीसरी बड़ी चुनौती है अध्यापक पर कार्यभार। जहां बच्चों की संख्या अधिक है वहां बहुत सारे विद्यालयों में आपने देखा होगा अध्यापकों पर बहुत प्रकार का कार्यभार है। शैक्षिक गैर शैक्षणिक कार्यभार भी है। अब तो काफी हद तक कम हो गया है शिक्षा का अधिकार अधिनियम आने के बावजूद, लेकिन उसके बाद भी उन पर शैक्षणिक दृष्टि से भी यदि अध्यापकों की संख्या कम है, कक्षाएं ज्यादा हैं, तो उन पर बहुत अधिक कार्यभार है। तो ऐसे कार्यभार अधिक होने पर उनका जो मुख्य बिंदु रहता है वो ये चिंतन करते हैं कि कैसे मैं पहले पाठ्य वस्तु को पूरा करूं, और पाठ्य वस्तु को पूरा करने के क्रम में वो व्यक्तिगत अधिगम जैसी विशिष्ट शैलियों से बचते हैं। क्योंकि ऐसा नहीं कि उसको करना नहीं चाहते, उसको करने के लिए उन पर समय नहीं होता। तो ये एक बड़ी चुनौती है व्यक्तिगत अधिगम के प्रबंधन में। अध्यापकों पर यदि कार्यभार ठीक प्रकार से नियोजित कर दिया जाए तो निश्चित तौर पर अध्यापक व्यक्तिगत अधिगम को प्रभावी ढंग से उपयोग करने लगेंगे। और इसकी सबसे बड़ी चुनौती है उचित सामग्री की उपलब्धता। व्यक्तिगत अधिगम के लिए आपको विशिष्ट प्रकार की अधिगम सामग्री चाहिए। वो अधिगम सामग्री कहां उपलब्ध है, वो अधिगम सामग्री उसको कहां से मिलेगी। मान लीजिए उसको सेल्फ इंस्ट्रक्शनल मटेरियल चाहिए, स्वाधिगम सामग्री चाहिए। स्वाधिगम सामग्री कहां उपलब्ध है, वो कहां से उसको ला सकता है। वो चाहता है कि वो कंप्यूटर सहायतित अधिगम के क्रियाकलापों का प्रयोग करे, लेकिन क्या वैसे प्रोग्राम उसको आसानी से उपलब्ध है? यदि उपलब्ध हैं तो क्या बच्चे के घर में कंप्यूटर है? क्या विद्यालय में जो कंप्यूटर है वो इंडिविजुअल लर्निंग के लिए, व्यक्तिगत अधिगम के लिए प्रयोग किया जा सकता है? कक्षा के कितने विद्यार्थियों को आप वो कंप्यूटर दे सकते हैं? या दत्त कार्य हैं तो दत्त कार्य कितने प्रकार से आप करा सकते हैं? तो उचित जो अधिगम सामग्री है उसकी उपलब्धता सुनिश्चित करना भी आज के समय में शिक्षक के लिए एक बड़ी चुनौती है। लेकिन मैंने प्रारंभ में कहा कि असंभव नहीं है। शिक्षक को इसके लिए पूर्ण मनोयोग से प्रयास करने होंगे। यदि हमारे शिक्षक इसके लिए प्रयास करेंगे तो निश्चित तौर पर वो व्यक्तिगत अधिगम की बहुत सारी चुनौतियों से पार पा सकते हैं। गौरव जी, आपने हमें व्यक्तिगत अधिगम की कई चुनौतियों के सभी पहलुओं के बारे में बताया जी, जो कि शिक्षकों के सामने चुनौती उपस्थित होती है। जी। यहाँ पर मैं आपसे प्रश्न करना चाहूँगा कि जो व्यक्तिगत अधिगम है, कक्षा कक्ष प्रबंधन है, इसमें शिक्षक की भूमिका क्या होगी? अभी तक मैं जितनी चर्चा कर रहा हूं और जितने बिंदुओं को मैंने विस्तार से बताया, मैंने प्रयास किया है कि उसमें शिक्षक की भूमिका को मैं रेखांकित करता चलूं। फिर भी यदि आप शिक्षक की भूमिका को एक बार और स्पष्ट करना चाहते हैं तो ये अच्छा है, क्योंकि हमारे शिक्षक जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं वो ये जान पाएंगे कि व्यक्तिगत अधिगम के प्रबंधन के लिए उनको क्या क्या करना होता है। यदि मैं चुनौतियों से उसका एक संकेत लूं तो पहला काम है शिक्षक का छात्रों की पहचान करना। छात्रों की पहचान से मेरा तात्पर्य है छात्रों की योग्यताओं की पहचान करना,
छात्रों की क्षमताओं की पहचान करना, छात्रों की अधिगम शैलियों की पहचान करना, छात्रों के परिवेश की पहचान करना, छात्रों के अधिगम आवश्यकताओं की पहचान करना। क्योंकि जब तक एक अध्यापक छात्रों की विविध अधिगम आवश्यकताओं को नहीं पहचानेगा, वो उनके लिए कैसे उचित व्यक्तिगत अधिगम प्रणाली का प्रयोग करेगा, किस सामग्री का उपयोग करेगा। यदि वो इनकी पहचान कर लेता है तो उसकी दूसरी महत्वपूर्ण भूमिका है अधिगम सामग्री की व्यवस्था करना। क्या अधिगम सामग्री विद्यालय में उपलब्ध है? क्या इस प्रकार की अधिगम सामग्री किसी साथी के पास उपलब्ध है? क्या कोई अभिभावक इसमें मदद कर सकता है? क्या वह स्वयं इस प्रकार की अधिगम सामग्री विकसित कर सकता है? या बाजार में कहीं वो कम दाम पर क्या उपलब्ध है? तो अधिगम सामग्री कहां से लेकर आएगा व्यक्तिगत अधिगम के लिए? यह शिक्षक की भूमिका है कि वो उसकी व्यवस्था करे। और जब हम व्यक्तिगत अधिगम की बात कर रहे हैं तो हितेश जी, हमें एक बात समझनी चाहिए कि हम बच्चे के व्यक्तिगत अधिगम की बात कर रहे हैं, और बच्चा व्यक्तिगत रूप से अधिगम केवल विद्यालय परिवेश में नहीं करता, वो घर में भी करता है। अर्थात यदि बच्चे पर हम व्यक्तिगत अधिगम के क्रियाकलापों का प्रयोग करना चाहते हैं तो जितनी महत्वपूर्ण भूमिका शिक्षक की है, उतनी ही महत्वपूर्ण भूमिका उन बच्चों के अभिभावकों की है। ऐसी स्थिति में वह बच्चों के अभिभावकों के साथ कैसे सहयोग ले पाता है, वो उनको कैसे संतुष्ट कर पाता है, वो अभिभावकों के सहयोग को कैसे रेखांकित कर पाता है बच्चों के व्यक्तिगत अधिगम के लिए, इसमें भी शिक्षक की बड़ी भूमिका है। और इसके बाद जो शिक्षक की अगली महत्वपूर्ण भूमिका है वह है आकलन के उपकरणों को पहचान करने की व उनका उपयोग करने की। हमने जब व्यक्तिगत अधिगम पर चर्चा शुरू की थी तब मैंने कहा था कि व्यक्तिगत अधिगम का आकलन सामान्य आकलन उपकरणों से नहीं हो सकता, क्योंकि सामान्य आकलन उपकरण जो कक्षा कक्ष में प्रयोग किए जाते हैं वो अधिकांशतः सामूहिक आकलन के उपकरण हैं। पूरी कक्षा को एक ही मानक पर जब हमें मूल्यांकित या आकलित करना है तब हम उन उपकरणों का प्रयोग करते हैं। लेकिन व्यक्तिगत अधिगम के लिए हमें जिन आकलन उपकरणों का प्रयोग करना है वे किस प्रकार के उपकरण होंगे, उनकी पहचान करनी होगी। वे उपकरण उसको कहां से मिलेंगे? क्या उसको स्वयं निर्मित करने हैं? यदि स्वयं निर्मित करने हैं तो केवल मिलना और निर्मित करना ही पर्याप्त नहीं है, उनका वो उपयोग कैसे करेगा, उसके उपयोग में उसको कौन सी सावधानियां रखनी होंगी। ये जो सारे पक्ष हैं, चाहे वो छात्रों की पहचान का पक्ष हो, अधिगम आवश्यकताओं की पहचान का पक्ष हो, अधिगम सामग्री की व्यवस्था करने का पक्ष हो, अभिभावकों से सहयोग लेने का पक्ष हो, आकलन के उपकरणों की पहचान व उपयोग करने का पक्ष हो, इन सारे पक्षों में शिक्षक की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। और यदि शिक्षक इन सारे कार्यों को कर पाएगा तो मैं निश्चित तौर पर यह कह सकता हूं कि वह सारी चुनौतियों से पार पा सकता है और व्यक्तिगत अधिगम के विभिन्न क्रियाकलापों का प्रयोग करके विद्यार्थियों को अधिक से अधिक अधिगम करने में मदद कर सकता है। जी गौरव जी, आपने बहुत अच्छी बात बताई हमें यहाँ पे कि शिक्षक के लिए क्या क्या चुनौतियाँ उपस्थित होगी व्यक्तिगत अधिगम के लिए। जी। तो व्यक्तिगत अधिगम से अधिगम को तो अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है कक्षा में। शिक्षक उसका अच्छा प्रबंध करें और कक्षा में उसकी आवश्यकताओं को समझे, उसकी चुनौतियों को समझे और उन चुनौतियों को समझते हुए उनको पार जाकर किसी तरह से उसका अगर कक्षा कक्ष प्रबंधन करे तो व्यक्तिगत अधिगम को और प्रभावी बनाया जा सकता है। निश्चित तौर पर देखिए, अध्यापक पर ही सब कुछ निर्भर करता है और अध्यापक के साथ साथ बच्चों के अभिभावकों पर भी। क्योंकि कई बार क्या होता है कि कक्षा कक्ष में जो प्रक्रिया चल रही है, यदि अध्यापक किसी बच्चे के अभिभावक से कहते हैं कि मैं आपके बच्चे के साथ ये अतिरिक्त प्रयास करना चाहता हूँ, आप क्यों करना चाहते हैं, हमारे बच्चे में क्या कमी है, तो अभिभावकों को इसके लिए तैयार करना कि मैं आपके बच्चों के साथ आपके बच्चे के साथ व्यक्तिगत अधिगम के किसी क्रियाकलाप को अतिरिक्त करना चाहता हूं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इसको इस प्रयास के द्वारा अधिगम की आवश्यकता है। इसके लिए अभिभावकों को तैयार करना, इसके लिए अध्यापकों को बहुत अधिक प्रयास करना पड़ता है। मैंने कहा ना, अध्यापकों को मुख्यतः 2-3 चीज़ों का प्रयास करना पड़ता है। एक तो बच्चों की पहचान करना, क्योंकि आप सारे बच्चों को तो नहीं कह सकते कक्षा में यदि मेरे 30 बच्चे भी हैं कि मैं 30 के 30 बच्चों पर व्यक्तिगत अधिगम क्रियाकलापों का प्रयोग करूंगा, नहीं कर सकते। हर एक विषय वस्तु के लिए भी नहीं कर सकते। आप चाहें कि मेरे को जितना विषय दिया गया है मैं उस पूरे विषय का करूंगा तो वो भी नहीं कर सकते, क्योंकि व्यक्तिगत अधिगम व्यक्तिगत प्रयासों द्वारा होता है और वो प्रयास किसको करने हैं, वो बच्चे को करने हैं। बच्चे को तैयार करना व्यक्तिगत क्रियाकलापों के लिए ताकि वो अपनी गति से अधिगम कर सके, वो भी एक बड़ी चुनौती है शिक्षक के लिए।
शिक्षक को ये सोचना कि इस बच्चे के साथ मैं व्यक्तिक अधिगम का कोई क्रियाकलाप करूंगा और वह क्रियाकलाप करके मैं उस बच्चे को आगे बढ़ा दूंगा, तो उसके लिए उसको ये प्रयास करना होगा, उसको ये बताना होगा कि बालक तुम्हें क्यों इसकी आवश्यकता है। अक्सर कक्षाओं में बच्चे छोटे होते हैं, उनको इतनी समझ नहीं होती, तो ऐसे में हमें ये किसको समझाना पड़ता है? हमें उनके माता पिता को समझाना पड़ता है। तो माता पिता को समझाना हमारी चुनौती है, बच्चों को तैयार करना हमारी चुनौती है, विषय वस्तु का ढूंढना हमारी चुनौती है, अच्छे आकलन उपकरणों को इकट्ठा करना हमारी चुनौती है एक शिक्षक के तौर पर। और यदि हम इन चुनौतियों से पार पा सकते हैं तो व्यक्तिगत अधिगम हमारे लिए कोई ऐसा विषय नहीं है, कोई ऐसा उपकरण नहीं है जिसका प्रयोग हम कक्षा कक्ष में ना कर सकें और कक्षा कक्ष का प्रबंधन हम व्यक्तिगत अधिगम हेतु ना कर सकें। गौरव जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपने व्यक्तिगत अधिगम को बहुत ही अच्छे तरीके से हमारे दर्शकों को समझाया। मैं स्टूडियो में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। मैं अपने सभी दर्शकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं इस कार्यक्रम को धैर्यपूर्वक एवं ध्यानपूर्वक सुनने के लिए। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। प्रकाशित करने, राहों को आलोकित करने, हम अपना दीपक स्वयं बने, हम अपना रास्ता स्वयं चुने। हम अपना दीपक स्वयं बने, हम अपना रास्ता स्वयं चुने। जीवन ये प्रकाशित करने, राहों को आलोकित करने। धन साधन समय की सीमा से विद्यालय जो मुक्त हो, धन साधन समय की सीमा से विद्यालय जो मुक्त हो। कभी पढ़े हम कहीं पढ़े, वे विषय की लोच से युक्त हो। कभी पढ़े हम कहीं पढ़े, वे विषय की लोच से युक्त हो। मित्रों हम उठे और जागे, मंजिल आने की ध्वनि सुने। हम अपना दीपक स्वयं बने, हम अपना रास्ता स्वयं चुने। जीवन ये प्रकाशित करने, राहों को आलोकित करने। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय का है द्वार खुला सबकी खातिर। शिक्षा परीक्षा का अवसर एक बार ही क्यों मिलता फिर। शिक्षा और परीक्षा का अवसर एक बार ही क्यों मिलता फिर।